नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल चाल है। और अपन पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी पोर्शन। और उसमें जो है वो अपना इससे पहले अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर किया है, विलियन चैप्टर। और उसके बाद में हम देखना चाहते हैं डी ब्लॉक तत्व और साथ में दूसरी चीज़ एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक, डी ओ ए ब्लॉक। और उसमें भी सबसे पहले अपन जो बात करेंगे बच्चों वो करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, डी ब्लॉक तत्व। तो सबसे पहले देखो परिभाषा क्या बनती है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते किसको, इनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n- से 1d जो सब सेल होता है, उपकोष होता है, उसमें बढ़ते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक तत्व कहेंगे उनको। तो n-1d का हो, चाहे आप लोग इसमें डी उपकोष, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाए, डी उपकोष, उन्हें अपन बोलते हैं डी ब्लॉक तत्व। अगली चीज़ क्या है, अपने को चाहिए कि इनका जो सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है। तो देखो इनका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है n- से 1d 1 to 10 ns2, ये इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और देखो एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि यहाँ जो n का मतलब है वह है अंतिम कोष या अंतिम जो कक्षा है, अंतिम कोष की संख्या है उस तत्व के लिए, तत्व के अंतिम कोष की संख्या, या फिर इसे अपन बोलते हैं जो तत्व है उसकी आवर्त संख्या। तत्व की क्या हो जाएगी, आवर्त संख्या हो जाएगी, ठीक है, n का मतलब। और देखो इसमें क्या है, अपनी अगर पीरियोडिक टेबल में देखें डी ब्लॉक तत्व है तो ये जो आवर्त संख्या कहाँ से कहाँ, 4 से 7 तक जो एलिमेंट्स आते हैं, वो 4 से 7 के मध्य जो एलिमेंट्स होते हैं वो कौन से ब्लॉक के तत्व होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। यानी इनमें जो n की वैल्यू है वो है 4, 5, 6 और 7, ठीक है ना। यहाँ जो n का मतलब है वो है क्या, 4, 5, 6, 7 आवर्त संख्या, ठीक है, कौन सी, 4, 5, 6 और 7, ये चीज़ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि भाई मान लो अगर n का मतलब, यदि हम कहें कि n बराबर आपका 4 है तो इसका जो श्रेणी बनेगी वो श्रेणी कौन सी बनेगी वो भी अपन बात करेंगे अभी। क्योंकि n बराबर 4 है तो निश्चित रूप से देखो 4 में से 1 गया तो कितना, 3, और फिर यहाँ 4s और इसमें कितने हो गए, 2। तो यहाँ अपने को मिला क्या, n का मान 4 है तो देखो 3d और 4s से 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 से लेकर 10, यहाँ भी वही 1 से 10। तो इसका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 3d 1 to 10 4s2। अगर अपन चौथे आवर्त की बात करें, चौथे आवर्त के तत्वों की बात करें, और हम जानते हैं कि चौथे आवर्त के तत्वों में अपन जानते हैं कहाँ से कहाँ होते हैं, स्कैंडियम से जिंक तक की अपन बात करते हैं, जो परमाणु क्रमांक 21 से 30 तक होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो श्रेणी है, अगर अपन इस श्रेणी का नाम दें कि n बराबर 4 चौथे आवर्त में कौन सी श्रेणी है, डी ब्लॉक की, तो हम जानते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना होता है, 3d में। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना है, 3d में। इस वजह से उस श्रेणी का नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 3d श्रेणी, ऐसे। और ऐसे ही यदि अपन कहें n बराबर 5 है तो यहाँ से अपन क्या हो जाएगा, यहाँ से वो बन जाएगा 4d। अगर n बराबर 4, 5 है तो क्या हो जाएगा 4d 1 to 10 और 5s से 2, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सी श्रेणी की बात अपन करेंगे, इसमें हो जाएगी फिर 4d श्रेणी, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में प्रवेश करने हैं, 4d उपकोष में। और ऐसे ही जो है अगर n बराबर 6 हुआ तो यहाँ क्या हो जाएगा 5d 1 to 10 और 6s2 हो जाएगा, ठीक है ना, 5d 1 to 10 और 6s2। तो इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में एंटर करेंगे, 5d उपकोष में एंटर करने की वजह से श्रेणी का नाम क्या हो जाएगा, 5d श्रेणी। ऐसे ही अगर मान लो हम कहें कि भाई n बराबर क्या है आपका 7 है, तो इस वजह से यहाँ क्या बन जाएगा 6d 1 to 10
और यहाँ 7s2 ये इसका सामान्य बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, जिसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में एंटर करेगा, 6d उपकोष में एंटर करने की वजह से इस श्रेणी का नाम क्या हो जाएगा, 6d श्रेणी। इसका मतलब अपने पास कितनी श्रेणी आ गई हैं, 4 श्रेणी आ गई हैं। कौन कौन सी, एक 3d 4d 5d 6d श्रेणियाँ, 4 श्रेणियाँ हैं, उनकी अपन बात करते हैं। तो कुल मिला के यहाँ अगर श्रेणी, एक तो आवर्त है, तत्वों की बात अपन कर ही लेते हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पे n का मान है यहाँ, और यहाँ है श्रेणी कौन सी है, और आगे अपन बात करें तत्वों की बात करें, ठीक है। जैसे n बराबर कितना कहाँ से चालू होगा, 4 से होगा, है ना, जो कि आवर्त की संख्या है। 4 5, थोड़ा गैप बना लो, 4 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे। तो श्रेणी आपकी कौन सी हो जाएगी, श्रेणी ये 3D हो जाएगी, ये 4D, ये 5D, और यहाँ कौन सी श्रेणी हो जाएगी, 6D। अंतिम इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो है ये श्रेणी का नाम रख दिया जाता है। और दूसरी चीज़, यहाँ तत्व कहाँ से लेकर कहाँ तक आएंगे ये भी अपन बात कर सकते हैं। जैसे 3D श्रेणी है तो स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की अपन बात कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और यहाँ तत्व और तत्वों की संख्या की भी बात करी जा सकती है कि कितने तत्व आने, कितने एलिमेंट आने। तो स्कैंडियम से जिंक 21 से 30, एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक 21 से 30 हो जाएगा। ऐसे ही 4D श्रेणी में जो तत्व है वो आएंगे इट्रियम से CD तक। इट्रियम का कितना होता है, Y से 39, और CD कितनी होती है, 48। ऐसे ही जो है तत्वों की संख्या यहाँ भी 10 है, और यहाँ भी एलिमेंट का नंबर कितना है, 10 है। फिर यहाँ देखो 5D श्रेणी में आते हैं LA होता है 57 नंबर, लेंथेनम, और LA से लेकर कहाँ तक चलना होता है, क्योंकि विशेष बात यह है कि यहाँ हाफनियम आता है 72 नंबर का। फिर लास्ट में मरकरी कितने पे आती है, 80 पे। तो इसमें जो एलिमेंट नंबर है या जो तत्वों की संख्या है वो क्या आनी है, 10 आनी है। तो यहाँ भी ये विशेष बात है कि यहाँ 57 से अपन सीधा 75 चल रहे हैं। इसका मतलब 58 से जो 71 एलिमेंट हैं वो आपके कौन से ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे, F ब्लॉक एलिमेंट आएंगे, F ब्लॉक तत्व आएंगे। ऐसे ही 60 श्रेणी की बात करोगे तो AC, और यहाँ रदरफोर्डियम के बाद में क्या हो जाएगा, कॉपरनीशियम। देखो यहाँ कितना 89, ये कितना 104, और कॉपरनीशियम होता है 112। तो यहाँ से देखो तत्वों का जो नंबर है वो इसमें भी कितना आना है, वही 10 नंबर आना है। और एक विशेष बात यह है कि यहाँ पे जो 89 के बाद में 104 आया है, इसका मतलब है 90 से लेकर 103 तक जो एलिमेंट हैं वो कौन से ब्लॉक में जाने हैं, F ब्लॉक में। तो यहाँ जो एलिमेंट हैं वो तो आपके F ब्लॉक में क्या कहलाएंगे, लेंथेनॉइड कहलाएंगे, क्योंकि लेंथेनम के बाद में आते हैं। और ये इन तत्वों को बोलते हैं एक्टिनॉइड तत्व। ये लेंथेनॉइड तत्व, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्टिनॉइड तत्व है। कौन से, 90 से लेकर 103, ठीक है। तो इनकी बात अपन ए ब्लॉक में करेंगे यहाँ, लेकिन अभी अपन केवल डी ब्लॉक तत्वों की बात कर रहे हैं। टोटल डी ब्लॉक तत्वों की संख्या कितनी होगी अपनी, 48, ठीक है। ऐसे तो निश्चित रूप से यहाँ 3D श्रेणी है, 4D है, 5D है, 6D है, जिनमें तत्व आपके स्कैंडियम से जिंक है, यहाँ इट्रियम से CD है, और यहाँ लेंथेनम और हाफनियम से लेकर अपन मरकरी तक पढ़ते हैं, और यहाँ AC एक्टिनियम, रदरफोर्डियम से लेकर कॉपरनेशियम, या उसको UUB के नाम से भी अपन जानते हैं। UUB से मतलब अन बाह्यम होता है, जो कि IUPAC नेम होता है तत्व का। तो इस आधार पे ये अपन ने श्रेणी में तत्वों की संख्या की बात करें, और डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है वो भी बात हुई। इसके बाद में अपन चलते हैं कि ये जो एलिमेंट हैं वो कौन कौन से आते हैं। हालांकि अपन ने 11th क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी है पीरियोडिक टेबल में कि कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। जैसे यहाँ अपन बात अगर 3D श्रेणी की करें, 3D श्रेणी यानी n का मतलब 4 होता है, जिसमें आवर्त संख्या कितनी है, 4। तो ये 3D श्रेणी में एलिमेंट कहाँ से लेकर कहाँ तक चलते हैं हम जानते हैं कि ये स्कैंडियम है,
ठीक है। स्कैंडियम, फिर आपका कौन आता है स्कैंडियम के बाद में, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ठीक है, आयरन, या 5 एलिमेंट रख लो यहाँ फिलहाल। इसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, देखो इसका होता है 21, ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30 ये एलिमेंट आते हैं, ठीक है। और इनका एटॉमिक नंबर 7 में है ही। 7 में अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास की बात अपन करेंगे तो वो चीज़ भी वहाँ देखेंगे, तो वही चीज़ है सब। यहाँ अगर n बराबर अपन बात करें 5, तो ये कौन सी श्रेणी की बात करोगे, 4D श्रेणी। 4D श्रेणी में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ट्रिक से भी आप बात कर सकते हो। यहाँ इसकी एक ट्रिक अपन लगाते हैं कि साइंस टीचर विनती करती मैनेजर से, ये 11th वाले में मैंने बताया था आपको, मैनेजर से फिर कोमल निगाहें क्यों जमाते हैं, ये इसकी ट्रिक याद करने के लिए। ऐसे ही जो है आपकी 4D श्रेणी, और 4D श्रेणी कहाँ से कहाँ, ये Y से चालू होती है, इट्रियम, यारी, जरा, निभा, मौत तक, है ना, मौत तक, रू, राह पड़े, आगे कूद जा, ऐसे एक ट्रिक है। और ये एटॉमिक नंबर कितना आपका यहाँ 39, ये 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ये इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है, यारी, जरा, निभा, ये 11वीं क्लास का जो पोर्शन था उसमें भी अपन ने पढ़ा है, पीरियोडिक टेबल के कुछ लेक्चर थे अपने, उसमें भी हमने बात करी कि यारी, जरा, निभा, मौत तक, रू, राह पड़े, आगे कूद जा, ये चीज़, ठीक है। तो इसमें भी वही तत्वों की संख्या कितनी हो गई है, 10 तत्व। और ऐसे ही n बराबर अगर 6 की बात करोगे तो कौन सी श्रेणी हो जाएगी, वो 5D श्रेणी, जिसमें कहाँ से लेकर कहाँ तक चलता है, लड़े, पहले से लड़े हम तो वो रोए, उसको इतना पीटा आज हमने, ये ट्रिक है इसमें याद करने के लिए एलिमेंट को, क्लियर। यहाँ से देखो नंबर कितना, एटॉमिक नंबर ये 57 है और यहाँ 72 है, बीच वाले एलिमेंट लेंथेनॉइड होते हैं, हैप्लॉक तत्व। इसकी ट्रिक, लड़े हम तो वो रोए, उसको इतना पीटा आज, ना पीटा आज हमने, ये इसके लिए क्या होगी, ये ट्रिक होगी ऐसे। तो इन तत्वों को याद किया जा सकता है। और ये एटॉमिक नंबर आपका क्या हो, 72, 73, 74, 75, ऑस्मियम 76, 77, 78, 79 और 80 मरकरी तक आ गए। ऐसे ही आपकी एक और श्रेणी कौन सी है जिसे अपन बोलते हैं n बराबर 7, तो इसका मतलब कौन सी श्रेणी होगी, 6D श्रेणी। इन तत्वों की भी बात अपन करते हैं। 6D श्रेणी की तत्व कौन कौन होंगे, देखो 6D श्रेणी में, और इसको AC से चालू रखना है, AC की रूप में दबकर, सके, भाई, हस, मत, 10, रोग, उबेंगे, यानी या तो ये कह दो या फिर कॉपरनीशियम से बात कर लो। परमाणु क्रमांक कितना, 89, सीधा यहाँ 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, ये कॉपरनीशियम बोलते हैं इसको। एक IUPAC नेम या IUPAC प्रतीक इसका UUV अन बाई M है, ये चीज़।
तो ये जो है आपके 7 मीट्रिक होएगी, है ना। कैसे देखो, एक्टिनियम होता है, रदरफोर्डियम, दुबनियम, है ना, सिबोर्जियम, बोरियम, हास्मियम, मिटनेरियम, डर्मस्टेंसियम, रोंटजीनियम, यूयूबी, बाइयम, कॉपरनीशियम। तो इसमें क्या हुआ देखो, ऐसे थोड़े ऐसे, या इसको ऐसे करो, ये इसकी ट्रिक, सही ट्रिक, ऐसी की रूप में दबकर बताई हुई है ये पीरियोडिक टेबल में, एक बार देखना आप लोग वो वीडियो। दबकर सगे भाई हसमत 10 रोग उबेंगे, ऐसे याद करना था इसको, उबेंगे, यूयूबी, कॉपरनीशियम। ये सब एलिमेंट्स की अपन ने बात कर ली है। अब अपन एक जगह और चीज़ पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हमने इसका जो डी ब्लॉक है इन तत्वों के लिए सामान्य जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हमने देखा है वो है n-1d 1 to 10 ns2, ये इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है। और हम जानते हैं कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में एंट्री करते हैं, n-1d उपकोष। इतनी जानकारी अपने को होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़, और क्या चीज़ है देखो, खास हमेशा अपन एक चीज़ ध्यान रखें कि जैसे हमने कहा कि जो डी उपकोष है इसके अंदर देखो 1 से लेकर अगर 9 होते हैं, बात को समझना, 1 से लेकर 9 हैं तो आप इसे अपूर्ण डी कहोगे, अपूर्ण भरा डी उपकोष। क्या कहोगे, अपूर्ण भरा डी उपकोष। और अगर इसके अंदर 10 है तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भरा डी उपकोष। उसका क्या हो जाएगा, पूर्ण भरा डी उपकोष हो जाएगा। ये इस प्रकार से एक तो है अपूर्ण भरा डी उपकोष, एक है पूर्ण भरा। अब इसमें क्या है, चीज़ है विशेष कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक तत्व होते हैं, तो डी ब्लॉक तत्वों को संक्रमण तत्वों के नाम से जाना जाता है। डी ब्लॉक तत्वों को किस नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, संक्रमण तत्व है। इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। इसकी खास वजह जो है वो ये है कि ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके अंदर अपूर्ण डी उपकोष होता है, अपूर्ण डी उपकोष, अपूर्ण भरा डी उपकोष होता है। इस वजह से इसे संक्रमण तत्व कहते हैं। और अपूर्ण डी का मतलब है डी में 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें अपन बोलते हैं अपूर्ण। अब इसके लिए देखो क्या है खास बात, क्योंकि सभी में तो 1 से लेकर 9 तक होते नहीं हैं, कुछ एक में जो है आपका D10 भी होता है। तो वही चीज़ है, इसमें क्वेश्चन रहता है कि जो जिंक है आपका, भाई इनको तो ठीक है संक्रमण कह दोगे जिसमें 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, अपूर्ण डी होगा। लेकिन जैसे जिंक है ना, मरकरी है, जिंक मरकरी, और CD है, कैडमियम है, कॉपरनीशियम है, इन एलिमेंट्स को संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता है। इनको क्या नहीं कहा जाता है, संक्रमण तत्व नहीं कहा जाता। जिसकी वजह क्या है, यही वजह है इसकी कि इनमें डी उपकोष क्या अपूर्ण नहीं है, अपूर्ण नहीं है, क्या है, D10 है, D10 पूर्ण भरा डी उपकोष। इस वजह से अपन जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम को जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट की श्रेणी में नहीं रखते। ये इसकी खास वजह है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी होती है। लेकिन कुछ और भी कुछ सवाल होता है, कुछ क्वेश्चन होते हैं। देखो संक्रमण तत्वों से रिलेटेड एक बात और अपन करें, जैसे मान लो अपने पास सिल्वर की अगर बात करें, ठीक है, कॉपर या जो सिल्वर है, तो कॉपर को भी जो है कॉपर को संक्रमण मानते हैं। इसकी वजह देखो, कॉपर संक्रमण तत्व है, जबकि वास्तव में जो कॉपर है, कॉपर का जो विन्यास होता है बच्चों, वो होता है 3D10 4s1। ये इसका सामान्य
और अगर ऑर्गन को जोड़ दे तो इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉन विन्यास बन जाएगा 3d10 4s1, जबकि डी में पूरे के पूरे क्या है 10 है, लेकिन कॉपर को फिर भी अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। तो इसकी एक वजह है। इसकी वजह क्या है? देखो, कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास हम जानते ही हैं। कॉपर का इलेक्ट्रॉन विन्यास ये होता है ऑर्गन 3d10 4s1, और 3d10 होने की कारण मतलब होने की वजह से फिर भी अपन इसको संक्रमण तत्व की कैटेगरी में रख रहे हैं। तो इसकी खास वजह ये है कि किसी भी तत्व का संक्रमण होना या न होना, संक्रमण तत्व होना या न होना दो बातों पर डिपेंड करता है। क्योंकि वो संक्रमण तत्व है, इसका मतलब है कि वो अपनी या तो उसकी जो मूल अवस्था है, मूल अवस्था उसकी है, या जो उसकी ये जो इसकी सामान्य अवस्था है, सामान्य अवस्था ग्राउंड स्टेट, और एक होती है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था जिसे अपन एक्साइटेड स्टेट बोल सकते हैं, उत्तेजित अवस्था में। तो इन दोनों स्थितियों में से किसी भी स्थिति के अंदर अगर वो जो है आपका, अगर इन दोनों स्थितियों में से किसी भी स्थिति में अगर विन्यास से D129 अगर मिल जाता है बच्चों, क्या कह रहा हूँ, संक्रमण तत्व कब हो सकता है? जब इसकी मूल अवस्था में सामान्य अवस्था या फिर उसकी ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था है या उत्तेजित अवस्था है ना, या उसकी जो एक्साइटेड स्टेट है, इन दोनों कंडीशन में किसी भी कंडीशन में अगर उसमें डी के अंदर 1 से लेकर 9 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो फिर वो कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? वो ट्रांजिशन एलिमेंट की कैटेगरी में, संक्रमण तत्व की कैटेगरी में आएगा। तो बस कॉपर में भी यही चीज़ है। कॉपर को जब अपन देखते हैं इसकी मूल अवस्था या जो इसकी सामान्य अवस्था है उसके अंदर, तो इसमें 3d10 होता है। जैसे कॉपर के लिए बात करो तो इसकी मूल अवस्था में क्या है? 3d10। इसको देखकर लगता है कि संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। लेकिन जब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था या इसकी जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें ये देखा जाता है, क्योंकि कॉपर आपका +1 में और +2 दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है, +1 और +2 दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके आगे अपन बात भी करेंगे। और इसमें जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है कॉपर के लिए, उसके जलीय विलीन में ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि उसमें इसकी वजह भी रहती है, क्योंकि इसके लिए जो जलयोजन ऊर्जा का मान होता है वो ज़्यादा होता है। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो वो तो खैर बात आगे की है। लेकिन यहाँ जो अपन बात पढ़ रहे हैं वो संक्रमण तत्व की बात कर रहे हैं। तो देखो, दोनों अवस्थाएं होती हैं इसकी ऑक्सीकरण अवस्था, कॉपर +1 भी और कॉपर +2 भी। देखो, कॉपर +1 में जब बात करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करोगे तो इसका विन्यास 3d क्या बन जाएगा? 10। ऐसी स्थिति में तो संक्रमण तत्व की कैटेगरी में नहीं है। लेकिन अगर कॉपर +2 स्थिति में अगर आता है तो उसमें इसका विन्यास बच्चों क्या बन जाएगा? 3d9। क्लियर है ये चीज़? 3d9। इस वजह से ये किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? एक ट्रांजिशन एलिमेंट या संक्रमण तत्व की कैटेगरी में आएगा। ये है इसका रीज़न। तो इसी प्रकार से जो है सिल्वर के लिए भी ये कहा जा सकता है, क्योंकि कॉपर के नीचे कौन आती है? सिल्वर आती है, उसके नीचे क्या आता है? सोना आता है। ये सब, ये भी कौन सी कैटेगरी के हैं? सब संक्रमण तत्वों की कैटेगरी के हैं। और इसकी वजह यही है क्योंकि ये अपनी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं उनके अंदर जो है वो 3d9 विन्यास है वो रखते हैं। यानी कहने का मतलब है 3d10 नहीं रखते। इस वजह से संक्रमण तत्वों की जो है कैटेगरी में ये आते हैं बच्चों। तो ये अपनी हुई बात है, एक जनरल बात हुई, डेफिनेशन की बात होगी, डी ब्लॉक बोलते किसके हैं, तत्वों की बात हो गई है। अब इसके बाद में अपन इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करना चाहते हैं कि जो आपके संक्रमण तत्व या जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, संक्रमण तत्वों या जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हम करना चाहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर समझ में आता है तो फिर बहुत काफ़ी चीज़ें समझ में आती हैं। और इसमें भी अपन केवल और केवल जैसे 3D श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात अपन करना चाहेंगे। अब 3D श्रेणी में देखो कौन कौन आते हैं, अपने को पता है, स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज आते हैं। ऐसे ही यहाँ मैग्नीज के बाद में कौन? आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है। तो सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए अपने को, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
ये आपके एलिमेंट हैं, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं 21, 22, 23, 24, 25 और यहाँ 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है बच्चों, ये है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या करोगे, सबसे पहले 21 है तो आर्गन को 18 इलेक्ट्रॉन खिला दो। इसके बाद में कौन 3D और 4s। 3D में कितने 1, s में कितने 2 आने हैं क्योंकि 18 और 1 कितने 19, 19 और 2 21। ऐसे ही देखो ये ऑर्गन को कॉमन करके इनका सभी का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखना है। ऑर्गन सभी में मानी जा रही है कि इसमें देखो टाइटेनियम 22 है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो 21 में 1 आता है, 21 में 1 आता है, इसका मतलब याद रखने के लिए डी में 1 है। ऐसे ही 22 में क्या आते हैं 2, तो 3D2 4s2 ऑर्गन साथ में है। वेनेडियम क्या हो गया 3D3 4s2। ऐसे ही 3D यहाँ देखो वेनेडियम का हो गया, यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है। क्रोमियम, क्रोमियम में 3D5 4s1 होना है बच्चों, यहाँ वही 3D5 4s2 होना है। आयरन में 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, 3D10 4s2। ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी का। विशेष बात यहाँ अपने को करनी पड़ेगी क्रोमियम और कॉपर के बारे में। क्रोमियम और कॉपर, क्रोमियम का 3D5 4s1 होना चाहिए था 3D4, लेकिन ऐसे कैसे हुआ देखो, इसकी वजह है यहाँ दोनों कॉपर, क्रोमियम और कॉपर दोनों के लिए वजह होती है, वो अपन बात करेंगे, दोनों के लिए वजह है। और साथ में एक और चीज़ अपन ध्यान रखें अगर इसमें कि साहब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का नंबर पता हो तो देखो यहाँ कितने, क्योंकि यहाँ लिखोगे कैसे, यहाँ कक्षक बनाओ, देखो डी में कितने हैं 1 2 3 4 और 5 कक्षक है। एस में 1 कक्षक होता है, डी में 1 कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, अयुग्मित से मतलब है अकेला इलेक्ट्रॉन एक कक्षक में। ऐसे ही 3D2 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, इसमें देखो डी में 1 1, पहले हुंड के नियम से 1 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो यहाँ 2 बढ़ दी है अपन ने। फिर यहाँ क्या हो गया 3D3 1 2 3 4 5 और ये साथ में एस भी चला दो, इसमें 2 हैं। डी में कितने 1 2 3 हैं, यहाँ देखो डी में 1 2 3 4 5 और ये डी में 5 तो ये हैं और एक एस में है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन डी के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या वैसे 5 है, एक एस में भी है। और इसी प्रकार से जो है मैग्नीज, मैग्नीज में भी वही 5 इलेक्ट्रॉन डी में होंगे, क्या 1 2 3 4 और 5। तो इस प्रकार से यहाँ 2 है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 हैं, एक एस में कितने 2 हैं, यहाँ पे कितने हैं डी की अगर बात करूँ तो डी और एस में मिलाकर जो है वो 6 हैं। ठीक है, डी में और एस में मिलाकर कितने हैं 6 हैं, और यहाँ केवल और केवल एस के 2 हैं और डी में कितने अयुग्मित 5 हैं। इसी प्रकार से यहाँ जब डी में 6 है तो किस प्रकार से भरोगे इनको 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों 4 आ रहे हैं। यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को अगर एन कहूँ तो एन की वैल्यू ये आ रही है। अगर एन कहूँ तो यहाँ 7 है डी में तो 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, अयुग्मित आ जाएंगे 3। एस में आपके 2 हैं तो युग्मित रहेंगे ये। तो डी में यहाँ कितने हैं निकल के लिए, है ना, निकल के लिए कितने आ रहे हैं 8 आ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने युग्मित होंगे ओनली 2। डी में देखो यहाँ कॉपर के लिए वैसे तो एस में ही है केवल, डी में तो कुछ है ही नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से यहाँ पर आपका अयुग्मित केवल और केवल एस के हिसाब से अगर कहो तो अयुग्मित क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ फिलहाल जिंक में एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, एन क्या मतलब यहाँ 0 है अगर एन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इस प्रकार से स्कैंडियम से जिंक तक देखते हैं
तो एगमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या का पता चलता है। कैसे और किस प्रकार से अपन इनको देखते हैं ये भी आपको पता चल रहा है बच्चों। अब क्रोमियम और कॉपर दोनों में जो है समस्या है कि भाई तुम्हारे में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे कैसे आया, है ना, जो होना चाहिए था वो नहीं आया, क्योंकि यहाँ 3d4 4s, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन ठीक है किसमें बढ़ता है, डी में बढ़ता है, लेकिन पहले s को तो फुल बढ़ना चाहिए था, s में 2 और फिर इसके अंदर 4 आते। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसको हम देखना चाहते हैं, ऐसा क्यों नहीं हुआ। देखो रीजन दोनों का वैसे सेम ही है। इसके 2 कारण होते हैं बच्चों, देखो इसके 2 मुख्य कारण होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो। एक तो क्या है, जो आपका 3D और जो 4s है, ये जो कोर्स है इनके बीच में जो एनर्जी का जो गैप है वो कम होता है, ऊर्जा अंतर जो है वो क्या होता है बच्चों, कम होता है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन आपका 4s से 3D में आसानी से आ सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, ठीक है, एक तो क्या हो गया ऊर्जा का अंतर, दूसरी चीज़ क्या है कि जो अर्ध भरे, है ना, अर्ध भरे व पूर्ण भरे, अर्ध भरे और पूर्ण भरे जो कक्षक हैं, कक्षक वो ज़्यादा स्थायी होते हैं। अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी। तो क्या है, जैसे मान लो स्थिति क्या हुआ करती थी, यहाँ पे ये स्थिति थी और यहाँ ये थी, तो यहाँ 3d4 है तो यहाँ आपका 3d5 स्टेबल ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की कमी रही थी, इस वजह से 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर गया 3D में, और इस वजह से वो विन्यास क्या हो गया है 3D, ये देखो ये न हो कि क्या बन जाता है 3d5 4s1, क्योंकि एक तो एनर्जी का गैप कम है, ऊर्जा का अंतर कम है, इस वजह से 4s से इलेक्ट्रॉन आराम से इधर 3D में आ सकता है। और दूसरी चीज़ जो है अर्ध भरे पूर्ण भरे जो कक्षक हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो अपने आप को स्थायित्व जो है स्थायित्व प्रदान करने के लिए जो है वो 3D में एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से 3d5 हो जाता है। तो 2 मुख्य कारण है इसके ये, ठीक। ऐसे ही जो है कॉपर में भी सेम लॉजिक होगा, कॉपर के लिए भी वही है कि आपका जो 3D और जो 4s जो कोर्स होते हैं उनके बीच में ऊर्जा का अंतर क्या होता है, कम होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ 3d10 जो है वो स्थायी विन्यास होता है, जबकि यहाँ हम कहें स्थायित्व की बात करें तो यहाँ 3d5 जो है स्थायी विन्यास होने की वजह से ऐसा होगा। हालांकि विन्यास यहाँ 3d5 अर्धपूरित स्थायी विन्यास और यहाँ 3d10 पूर्ण पूर्ति स्थायी विन्यास होने की वजह से ऐसा होता है। तो इस प्रकार से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात यहाँ कर सकते हैं। और ये जो है हमने पढ़ा कि एक तो परिभाषा की डी ब्लॉक तत्व किसको बोलते हैं, साथ में हमने ये भी पढ़ा कि तत्व कौन कौन से हैं, 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी, है ना, और 6D श्रेणी। साथ में हमने ये देखा कि जो डी ब्लॉक तत्व उनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, संक्रमण तत्वों का क्या कारण है। साथ में हमने जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी जो है ध्यान दिया, 3D श्रेणी के जो तत्व उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी पढ़े। और साथ में हमने ये भी देखा कि क्रोमियम और जो कॉपर है इसके जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो थोड़े असामान्य होते हैं, थोड़े अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसकी क्या वजह है, इसकी मुख्य वजह अपन ने यहाँ पढ़ी। एक तो ऊर्जा अंतर कम होता है 3D और 4s के बीच में, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जंप कर सकता है। और दूसरा जो कारण था वो अर्ध भरे और पूर्ण भरे जो कक्षक हैं वो ज़्यादा स्थायी होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ठीक है।